झूठे दहेज केस वालों को रिलीफ दिलवाने के लिए एक और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। अभी का है दिसंबर 2024 का है। 3 मुख्य बातें बताइए कि अगर पति ये 3 बातें साबित कर देता तो उस पति से दहेज केस हट जाएगा। और अगर किसी केस में उसके माँ बाप का नाम भी लिखवा दिया और माँ बाप अगर मौके पे नहीं थे तो उन माँ बाप को भी उस केस से हटा दिया जाएगा। और इस केस को भी खारिज किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तीनों बातें हैं कौन सी, आपको शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए बिना टाइम खराब करे पहली बात बता दी कि अगर पत्नी जो है वो अपना गर्भपात करवा लेती बिना पति को बताए, अपना गर्भपात कर लिया। अब पति बेचारा सोच रहा है कि मैं बाप बनने वाला हूं, लेकिन पत्नी ने बिना उसको बताए किसी भी तरीके से अपना गर्भपात करवा लिया है, तो उस केस में अगर वो बाद में कोई भी ऐसा दहेज केस लगाती है 498A का मुकदमा लगाती है तो वो खारिज हो जाएगा, वो पति के ऊपर नहीं लगेगा। दूसरी बात इसके अंदर मुख्य बात बताइए कि अगर पत्नी जो है वो बिना बताए चली जाती है, बिना बताए चली जाती है, मायके चली गई, कहीं और चली गई, फिर नाराज हुई, झोला उठाया और चल दिया। पति को पता ही नहीं कि बात क्या हुई है घर में, वो नाराज होकर चली गई, फिर मनाने भी चला गया, पंचायत लेके चला गया, फिर भी नहीं आई है। और फिर पता लगा 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद कि मेरे ऊपर तो दहेज केस लग गया, थाने से फोन आ गया। बिना बताए अगर घर से गई है तो वो दहेज केस जो वो भी मान्य नहीं होगा, वो भी खारिज हो जाएगा। इस जजमेंट के अंदर सारी चीजें बताई गई है। तीसरी चीज ये बता दी कि अगर पति ने जो है किसी भी तरह की क्रूरता की ही नहीं थी, पत्नी ने अगर लगाया है कि मेरे को दहेज के लिए क्रूर कर रहे हैं, क्रूरता मेरे ऊपर की जा रही है, लेकिन ना तो पत्नी के पास कोई ऐसा एविडेंस है और पति अगर ये बात साबित कर देता है कि उसने किसी तरह का कोई क्रूरता नहीं की, किसी भी तरह की कोई क्रूरटी नहीं की, तो वो दहेज केस नहीं चलेगा, उस दहेज केस को खारिज कर दिया जाएगा। और इस जजमेंट के अंदर स्पेशली इस वर्ड के लिए बहुत कुछ बोला गया है, स्पेशल डिफाइन किया गया है कि क्रूरता हम कहते किसको हैं। स्पेशल बताया कि ये थोड़ी कोई जाति कह दे पुलिस को या किसी और को कि मेरे साथ ऐसा हुआ, नहीं नहीं, अगर वो चीजें इस जजमेंट के अंदर जो बताइए अगर ऐसे क्रूर हुआ है तो क्रूर है, अदरवाइज उसको क्रूरता है, उसको क्रूरटी नहीं माना जाएगा। अभी सारी चीज मैं आपको जजमेंट में दिखा देता हूं। माँ बाप वाली स्पेशल लाइन बताई गई है। माँ बाप अगर है ही नहीं इस केस में तो भाई फिर उस चीज का फायदा क्या है, उनके ऊपर नहीं लगेगा ये दहेज केस, ठीक है। और ये चीज के लिए तो बहुत सारी जजमेंट आ चुकी है, ठीक है। वो प्रीति गुप्ता वाली आ गई है, अचीव गुप्ता वाली आ गई है, और अभी पीछे से मैंने 13 दिसंबर को करवाई थी दारा वाली जो करवाई थी, वो मैंने तेलंगाना वाली करवाई थी 4-5 नवंबर के आसपास में 2024 के अंदर ही। वो उस जजमेंट के अंदर भी यही था कि अगर कोई मौके पे मौजूद नहीं है, अगर उनका नाम दहेज केस में लगा तो नाम काट दो। देखो अब ये पूरा केस बता देता हूँ आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से, जो मुख्य बात है ना वही बताऊंगा। और ये जजमेंट है ना 20 दिसंबर 2024 का है, बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है। देखो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ये मामला था क्या। देखो क्या कह रहा है, एफआईआर के अनुसार शिकायतकर्ता और माधव सूर्यवंशी कौन था जी, उसका पति माधव सूर्यवंशी यानी कि लड़की का हस्बैंड हो गया, अपीलकर्ता के बेटे, अपीलकर्ता मतलब यानी कि माधव के माँ बाप ने क्या लगाया, ये सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई है, ठीक है। शादी 26 मार्च 2006 को शादी के बंधन में बंधे थे, 2 बच्चियों का जन्म हुआ 2011 में, दूसरी बेटे को जन्म के बाद शिकायतकर्ता की पति और अपीलकर्ता ने उसे एक बेटे की मांग की। उन्होंने उसे अपमानित किया और उसका मान किया कि यह कहते हो कि शारीरिक और मानसिक क्रूर किया कि वह केवल बेटियों को जन्म दे रही है। इल्जाम यह लगाया है कि मेरे जो सास ससुर है और मेरा पति जो है, भाई मैंने 2 बच्चों को जन्म दे दिया, मैं बेटे को जन्म नहीं दे पाई, तो अब मेरे साथ क्या किया जा रहा है, क्रूरटी की जा रही है। आगे देखो, दुर्भावपूर्ण कारण यह कि वह फरवरी 2018 से अलग रहने लगी और आगे आरोप लगाया कि अपीलकर्ता अपने बेटे यानी कि जो शिकायतकर्ता के जो ये पति हैं बेटे को शिकायतकर्ता के खिलाफ भड़काने लगे। भाई मेरे सास ससुर जो भाई वो अलग रहने लगी, 2018 में न्यारे हो गए। न्यारे होने के बाद फिर उसने आरोप लगाया कि मेरे सास ससुर अब मेरे ही पति को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। अब आगे देखो क्या मुद्दा है, आगे बताया 3.2 में एफआईआर में आगे आरोप लगाया कि 28 नवंबर 2016 को अपीलकर्ता शिकायतकर्ता के पति के साथ लातूर में उससे मिलने गए। देख दोबारा बता देता हूँ ये लाइन बड़ी जोर की है। 28 नवंबर 2016 को अपीलकर्ता कौन थे, लड़के के माँ बाप, शिकायतकर्ता के पति के साथ लातूर में उससे मिलने गए। शिकायतकर्ता के पति के साथ लातूर कोई जगह होगी, ठीक है, वहां उस बहू से मिलने गए थे। अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता से उनके द्वारा तैयार भोजन खाने के लिए कहा, यानी कि जो सास ससुर थे उन्होंने कहा कि बेटी ये भोजन खा लो, कि जिससे उसने शुरू में खाने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने उसे विरोध बावजूद उसे खाने के लिए मजबूर किया। अगले दिन सुबह उसके पेट में दर्द हुआ और खून बहने लगा, जिसके चलते गर्भ में पल रहे बच्चे का गर्भपात हो गया। 5 दिसंबर 2016 वह अपनी बहनों के साथ डॉक्टर के पास गई और पता चला कि भ्रूण का एक टुकड़ा अभी भी उसके गर्भ में है और उसका इलाज किया। उन्हीं तथ्यों के आधार पर जबरन गर्भपात कराने और शारीरिक व मानसिक क्रूर के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की गई है।
यानी कि सास ससुर ने आया, खाना खिलाया और उसका मिसकैरेज हो गया, तो मिसकैरेज की धाराएं जो हम 312 313 APC पढ़ते हैं ना, वो भी लगाई गई है। अपीलकर्ता ने अपने, अरे ये सस्पेंस है, ये तो सिर्फ वो लड़की के बयान है, वो जो लड़की के FIR है ये वो है, सस्पेंस तगड़े, पूरा खेल बदल जाएगा। आपका हो गया ये क्या हो गया, तो दिन का रात हो गया। अपीलकर्ता ने अपने बेटे के साथ CRPC धारा 482 के तहत एक आपराधिक आवेदन दायर किया हाई कोर्ट के समक्ष 2018 में, और हाई कोर्ट ने क्या कर दिया था, उसको कैंसिल कर दिया कि मैं इस मामले को नहीं सुनूंगी। फिर मामला आया सुप्रीम कोर्ट में। ये तो थी एक नॉर्मल सी स्टोरी, अब मामले का पूरा सीन ही चेंज होने वाला है। देखो अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और क्या क्या डिसीजन दिए हैं, ये चीज़ अब आपके फायदे की है। देखो क्या है, पहली चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया कि ये जो दहेज केस होता है ना, ये अब लगेगा कब, यानी कि दहेज केस की सामग्री बनेगी कब, उसकी गाइडलाइन जारी की है। IPC की धारा 498 के तहत किए जाने वाले अपराध की सामग्री के लिए आवश्यक है कि पीड़ित के खिलाफ क्रूरता की जाए। जिस लड़की के साथ में अगर क्रूरता हुई है तो क्या माना जाएगा, या तो उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है, या खुद को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए भी खुद अपने आप को कोई मार कट जाए या कोई लगा ले, कुछ अपने आप को टॉर्चर करे, ऐसा कुछ किया है, या ऐसा आचरण करे जिससे गंभीर चोट लगे। भाई अपना ऐसे चोट मारी है जिससे इसको गंभीर चोट आस के, जैसे लाठी से पीट दिया, किसी और चीज़ से, चाकू से, छुरी से कुछ ऐसा काट दिया, या जीवन अंग या स्वास्थ्य के लिए खतरा है। इस धारा का दूसरा भाग पति या उसके रिश्तेदार द्वारा किसी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की गैरकानूनी मांग को पूरा करने के उद्देश्य से उत्पीड़ित या फिर लड़की को इसलिए उत्पीड़ित किया है भाई कुछ पैसे लेके या कुछ प्रॉपर्टी लेके या। वर्तमान मामले में ऐसा कोई आरोप नहीं पाया गया है जो दूसरे भाग की आवश्यकता को पूरा करता हो। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को क्या नजर आया है, ना तो इसको मारा गया है, ना पीटा गया है, ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी की मांग की गई है, तो ये दहेज केस बनता ही नहीं है। तो दहेज केस के लिए इन सामग्रियों का होना जरूरी है। अब वो जो लड़की ये कह रही थी कि मेरा गर्भपात करवाया, अब उसका आंसर देखो क्या आया है, क्या निकल के आया और कैसे उसका डिसीजन निकाल के दिया है। लड़की ने अपने बयान बदल दिए थे। अब जो है जजमेंट के सामने है, मैं अपनी तरफ से कोई स्टोरी नहीं बना रहा हूं, आप खुद हैरान हो जाओगे, चक्के बक्के हो जाओगे। लड़की ने खुद आके सुप्रीम कोर्ट में कुछ और ही बयान दे दिए। देखो वर्तमान मामले में FIR के उधार में यह आरोप लगाया है कि शिकायतकर्ता को अपीलकर्ता द्वारा जहरीला भोजन दिया गया था और उसे खाने के लिए मजबूर किया गया था, इससे गर्भपात हो गया और इसलिए IPC की धारा 312 और 313 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। अब विद्वान वकील ने क्या किया, उस डॉक्टर को बुला लिया एज ए विटनेस जिसने भाई उसका इलाज किया था, जिस डॉक्टर को वो गर्भ में जो वो मिले थे ना टुकड़े, उस डॉक्टर को बुला लिया और डॉक्टर के बयान देखते हैं क्या थे। डॉक्टर के बयान के अवलोकन से यह पता चलता है कि शिकायतकर्ता ने खुद कहा था, शिकायतकर्ता कौन है, वो लड़की, शिकायतकर्ता ने खुद कहा था उसे गर्भ व्यवस्था का पता तब चला जब उसने खुद गर्भ व्यवस्था प्रशिक्षण किट का उपयोग करके उसका प्रशिक्षण किया था। यानी कि लड़की को ये बात तब पता चली कि मेरा मिसकैरेज हो गया है जब उसने उस मिसकैरेज करने वाली कोई किट का यूज किया। कोई दवाई होती होगी, कोई किट होती होगी, तो उसने किसी किट का यूज किया, किट के बाद देन उसका क्या हुआ, अबॉर्शन हुआ है, मिसकैरेज हुआ है और फिर उस लड़के को पता चला कि हाँ मेरा मिसकैरेज हो चुका है। यानी कि उसने क्या किया है, किट का उपयोग किया है और यह उसके अस्पताल आने से 7 दिन पहले का बताया गया है। यानी कि लड़की जिस दिन हॉस्पिटल में आई थी, वो डेट बताई थी ना 5 दिसंबर 2016, उससे 7 दिन पहले, 7 दिन पहले यानी कि लड़की हॉस्पिटल में आके डॉक्टर को बताया कि 7 दिन पहले मैंने किट का यूज किया था जिससे मेरा ऐसा ऐसा हुआ है। यानी कथित घटना वाले दिन प्राथमिकी में उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता कथित उत्पीड़न के कारण अलग घर में रह रही थी। यानी कि भोजन वाली जो स्टोरी थी वो फेक थी, भोजन में कुछ मिला के दिया ना दिया उसका तो कोई महत्व ही नहीं है जब उसने खुद ही किट का यूज किया है, खुद ही अपना अबॉर्शन किया है। और अगर अपने पति से बिना पूछे वो चीज़ की गई है तो फिर पति का क्या, पति का तो लॉस है। अब रियल में क्रूरटी किसके साथ में हो रही है, हस्बैंड के साथ में हो रही है। मेरे पास भी जो पर्सनल लोग बताते हैं कि मेरी वाइफ जब यहाँ से गई थी तो वो प्रेग्नेंट औरत थी, नाराज़ हो गई, हमारे बीच में तू मैं होगी। घर जाके उसने फ़ोन किया 2 महीने बाद 3 महीने बाद कि मेरा तो मिसकैरेज हो गया ऐसे ऐसे किसी वजह से। लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है कि उसने जानबूझ के किया है ताकि भाई हमेशा के लिए उसका खानदान खत्म हो, मेरा और उसका कोई लिंक ना हो अगर आगे चल के डिवोर्स हो जाए तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने बातें बताई हैं। तो अब इसका क्या मतलब समझोगे आप, चलो जो भी समझो समझ लो। अब आगे देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत सारे लोग जो सोचते हैं ना कि जजमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता, मैंने 30 नवंबर 2024 को ना एक वो तमिलनाडु वाली जजमेंट के बारे में आपको वीडियो बना के दिया था और अभी वो दारा वाली जजमेंट, वो शायद 12 या 13 दिसंबर को मैंने एक जजमेंट बना के दिया था। उन दोनों जजमेंट का यूज़ इस जजमेंट के अंदर
विद्वान वकील ने कर रखा है, हवाला दे रखा है। तो अब ये जो जजमेंट है ये भी आगे किसी न किसी में हमको हवाला देते हुए मिलेगी। तो इन जजमेंट का ऐसे यूज किया जाता है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये रहो दारा लक्ष्मी नारायण 498, ये 10 दिसंबर 2024 को जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का। मैंने 12-13 को इसका वीडियो बना के आप लोगों को दे दिया था। इस जजमेंट का हवाला दे दिया ना, तो ऐसे हवाले दिए जाते हैं। अब इसके अनुसार देखो कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया है, सुप्रीम कोर्ट माननीय कोर्ट ने। तदनुसार इसलिए हम वर्तमान अपील की अनुमति देने के इच्छुक हैं। हम तदनुसार ये आदेश पारित करते हैं, अपील स्वीकार की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो माँ बाप थे, लड़के के माँ बाप थे, उनकी बातें सुनी गई, उनकी अपील सुनी गई है। आक्षेपित निर्णय एक आदेश दिनांक ये जो था 23/2019 के आपराधिक आवेदन संख्या फलाना फलाना औरंगाबाद बॉम्बे के न्यायिक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश जो था वो रद्द कर दिया जाता है। यानी कि हाई कोर्ट का आदेश भी खारिज। अब आदेश कौन सा चलेगा? सुप्रीम कोर्ट का चलेगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लातूर और सभी फाइल पर 2018 के FIR जो फलाना अंतिम रिपोर्ट थी, अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई, उसके उत्पन्न होने वाली बाद की कार्रवाई को रद्द कर दिया जाता है। यानी कि जो भी आरोप लगाए गए थे 498A का जो मामला है था माँ बाप के ऊपर जो लगा हुआ था, 312, 313 IPC लगी हुई थी गर्भपात करने वाली, वो सारे मामले क्या कर दिए जाते हैं? रद्द कर दिए जाते हैं। इनको बरी कर दिया जाता है और मामले का निपटारा कर दिया जाता है। और ये था अपना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 20 दिसंबर 2024। 10 दिसंबर को दारा वाली जजमेंट आई थी और 10 दिन के बाद ही क्या किया है, ये 20 दिसंबर के तो ऑर्डर है, मतलब 2-3 दिन के बाद ही उस जजमेंट का यूज़ कर लिया गया था दारा वाली का। दारा वाली जजमेंट के बारे में आपको अच्छे से बता चुका हूँ, तो इसमें तो बताने की मेरे को जरूरत है नहीं। एक जजमेंट का और हवाला दिया था इसके अंदर, वो भी दिखा देता हूँ आपको। देखो ये भजन लाल वाली जजमेंट का भी मोस्टली हर जजमेंट के अंदर यूज़ किया जा रहा है। एक जजमेंट और थी, आजा अरे बताया था मैंने, उसके बारे में वीडियो बना के दिया तो था। तमिलनाडु वाली थी वो, कहाँ गई? ये लो, लक्ष्मी नारायण और अन्य तेलंगाना राज्य वाली, इस जजमेंट के बारे में। अरे उसका चक्कर था विनोद उसके साथ में, गोविंद के साथ में, गोविंद वाली ये रहा गोविंदन नाम के एक व्यक्ति के साथ वो फ़ोन पे बात करती थी, करवाई थी जजमेंट, मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो इस जजमेंट का देखो, ये दोनों जजमेंट अभी के हैं लेटेस्ट, और अभी इस केस में यूज़ कर लिया। मेरा बस बताने का मतलब ये है कि जैसे ये जजमेंट है, मैं आपको केस भी दिखा देता हूँ। अगर किसी के ऊपर लग रहा है ना भाई मेरे ऊपर झूठा केस चला हुआ है, मेरे को निकलना है, तो वो ऐसे जजमेंट का हवाला देकर निकल सकता है, ठीक है। और ये पूरा इसका केस नंबर देख लो और यहाँ से आप इसको डाउनलोड वगैरह करवा लेना। कोर्ट से ये हो जाती, कोर्ट से इसकी रियल कॉपी आपको मिल जाएगी, जो भी आपके नियर अबाउट कोर्ट है ना वहाँ पे। तो थैंक यू माय डियर। उम्मीद करूँगा ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी कंटेंट के साथ में, उसके साथ में जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो, कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू जी।